लेकर आए हैं। हम कवर कर रहे हैं यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd होने वाला है। इससे पहले हम 2 क्वेश्चन को कवर कर चुके हैं। धीरे धीरे हम फिजिक्स के सारे क्वेश्चन कवर करेंगे, केमिस्ट्री के सारे कवर करने वाले हैं और साथ ही साथ बायोलॉजी, इंग्लिश, हिंदी के सारे सब्जेक्ट यहीं मिलने वाले हैं एक ही चैनल पर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारा यहाँ पर जो हाइगेंस है उसके द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर जो उन्होंने परावर्तन की व्याख्या की है वो क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एक क्वेश्चन मिलता है इस चैप्टर से, या तो आपको परावर्तन की व्याख्या मिल जाएगी या आपको अपवर्तन की। तो हम पहले परावर्तन की व्याख्या करेंगे, उसके बाद हम अपवर्तन नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। और जो हमारे पुराने 2 पार्ट आपने नहीं देखे तो उनको जाकर देख लीजिएगा आई बटन पर। तो आज शुरू करते हैं हम अपना जो पार्ट नंबर 3rd है उसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लेकर आए हैं कि एक हमारा मीडियम है, माध्यम है। अगर हम जेड और जेड एस की बात कर ले तो यहाँ पर है हमारा ये एक मीडियम, एक ये क्या है हमारा एक मीडियम है। अब अगर मीडियम की बात करें तो या तो ये दर्पण हो सकता है या फिर कोई पॉलिशदार कोई भी माध्यम हो सकता है। मीडियम कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर एक साइड पॉलिश करी हुई है और दूसरी साइड हमारी बिल्कुल नीट एंड क्लीन है। बिल्कुल इस यहाँ पर एक लाइट अगर पड़ेगी भी तो वो क्या करेगी, रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी। तो इस वाली जो अपर पोर्शन है ये एक तरह से चिकना तल है, ऊपर वाला। नीचे वाला एक तरह से आपका क्या है, पॉलिशदार तल है। अब यहाँ पर अगर हम हाइगेंस की बात करें तो यहाँ पर द्वितीय तरंगिकाओं के सिद्धांत, द्वितीय तरंगिकाओं के आधार पर परावर्तन की व्याख्या। द्वितीय तरंगिकाओं का मतलब यहाँ 2 तरंगे चलेंगी। एक तरंग यहाँ पर ये आ रही है, एक तरंग ये आ रही है, और जब भी ये तरंग यहाँ टकराएगी किसी भी पॉलिशदार माध्यम पर या जो दर्पण है उस पर टकराएगी तो क्या करेगी, जैसे ही टकराएगी ये इसको कहेंगे इंसिडेंट रे, हिंदी में इसको कहते हैं अपवर्तन किरण। और जब ये टकरा कर जाएगी तो ये परावर्तित हो जाएगी, इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। ठीक है, ये है परावर्तित किरण। अब जब अपवर्तित किरण यहाँ टकराएगी, जितने एंगल से ये अपवर्तित किरण यहाँ टकराएगी उतने ही एंगल से परावर्तित किरण बाहर निकलेगी। एंगल आपका आई बनेगा और ये आर बनेगा। इसी तरह से आपका एंगल यहाँ आर बनने वाला है। इस साइड वाला एंगल आपका आई है, इस साइड वाला आपका एंगल आर है। तो यहाँ पर हम ये देखने वाले हैं कि हमारा जो एंगल है वो क्या है और जो मीडियम है वो किस तरह से, जो यहाँ पर रे इस पर इंसिडेंट हो रही है तो वो किस तरह से यहाँ से टकरा कर जाए। वैसे कि अगर हम बात कर ले तो जो इंसिडेंट होगा, जो किरण आएगी तो वहां पर इंसिडेंट एंगल बनेगा, तो इसलिए बोलेंगे यहाँ पर हम अपवर्तन कोण। और जो परावर्तित किरण होगी तो परावर्तित किरण से जो भी कोण बनेगा उसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्शन एंगल या अपवर्तित कोण। अपवर्तित भी कह सकते हो, परावर्तित भी कह सकते हो, क्योंकि ये परावर्तन हो रहा है। अपवर्तन अगर होता, अपवर्तन तब होता जब ये किरण नीचे निकल जाती, अपवर्तित हो जाती, तब हम आर को बोलते हैं अपवर्तन कोण। लेकिन यहाँ पर हमारा परावर्तन कोण है, रिफ्लेक्शन एंगल। अब हम इसकी व्याख्या अगर करें तो हम मानेंगे कि हम इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे। हम इसकी थ्योरी ऐसे लिख सकते हैं कि माना जेड जेड डैश एक समतल पृष्ठ है जिस पर 2 तरंगिकाएं इंसिडेंट कर रही हैं। इंसिडेंट मतलब आकर टकरा रही हैं। तो जेड जेड डैश क्या है, एक माध्यम है जिस पर किरण ए, ये पहली किरण है, ये दूसरी किरण है। अगर बात करें प्रथम किरण t समय 0, हम ये लेट सपोज करके चलते हैं कि t जो है 0 समय पर जो हमारी किरण ए है, पहली किरण है, प्रथम किरण है, वो ए तक पहुंच रही है। तो हम ये जितनी दूरी ये वाली किरण ट्रैवल कर रही है उसी के साथ ये वाली किरण यहाँ पहुंचने में यही दूरी ट्रैवल कर रही है। तो t इज इक्वल टू 0 पर प्रथम किरण ए तक पहुंचेगी और दूसरी किरण हमारी बी तक पहुंचेगी। मतलब ये है कि ये वाली दूरी और ये वाली दूरी बराबर ट्रैवल कर रही है। ये हमारे पास 2 किरणें हैं। अब इन्हीं किरणों के अगर हम लंबवत एक पृष्ठ खींचेंगे तो उसको बोलते हैं तरंगाग्र। तो ये वाला जो पोर्शन है ये इसके लंबवत है, ये किरण है, इसके लंबवत ये वाला पोर्शन है ये, तो इसको हम कहेंगे तरंगाग्र। जो ये पढ़ रहा है इसको तरंगाग्र, ये लाइन जो है ये तरंगाग्र है, ये दोनों तरंगे हैं। और ये तरंग यहाँ से जब इस पर इंसिडेंट करेगी, टकराएगी, तो जितने एंगल से ये यहाँ से इन कर रही होगी, जितने एंगल से यहाँ से इन कर रही होगी ये वाली, उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट करेगी। सपोज अगर हम एक सिंपल एग्जाम्पल ले लें, मान लीजिए आपने क्या किया, एक बॉल फेंकी, आपने क्या किया, कोई एक बॉल फेंकी। आप बॉल जब फेंक रहे हैं तो आपने जब बॉल फेंकी तो जितनी एंगल से आप बॉल को फेंक रहे हैं उतनी एंगल से बॉल क्या करेगी, उछल कर जाएगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है बॉल का। सिमिलरली यहाँ पर भी यही होता है, जो आपका किरण है
प्रकाश जितने एंगल से यहाँ टकराए उतने ही एंगल से बाहर निकलेगा। इसी प्रकार से ये वाली किरण जितने एंगल से यहाँ टकराएगी उतने एंगल से बाहर निकलने वाली है। तो अब हमने यहाँ लेट सपोज कर लिया कि t इज इक्वल टू 0 समय पर प्रथम किरण A तक पहुंचती है और द्वितीय किरण B तक पहुंचती है। उसके बाद में t समय हम कुछ मान लेंगे, तो उस समय में क्या होगी, ये किरण B और A डैश तक पहुंचेगी और ये वाली उतने ही समय में A B डैश तक पहुंचेगी। खेल केवल दो किरणों का है, इसका और इसका। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं टाइम की चाल, यहाँ पर समय दूरी को वो ट्रेवल कर रहा है और समय लग रहा है, तो एक फॉर्मूला हमको याद है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको एक बार रफ करते हैं, फिर हम एक बार लाइन लिखेंगे इसकी। एक लाइन हम यहाँ पर लिखते हैं कि माना बिंदु माना तरंगाग्र, माना तरंगाग्र की चाल हम लेट सपोज कर लेते हैं बी, ठीक है। और ये क्या कर रही है, टी समय में प्रवेश कर रही है, मतलब टी समय में ये बिंदु ए डैश तक पहुंच रही है। यहां तक तो 0 समय में पहुंच रही है, टी इज इक्वल टू 0, लेकिन यही तरंगाग्र ये वाली टी समय में यहां पहुंच रही है और ये वाली यहां तक पहुंच रही है। तो हम यहां पर ये लिख देंगे कि टी समय में तरंगाग्र के बिंदु बी तक पहुंचने में इसकी चाल तो इतनी है, और हम लिखेंगे तथा t इज इक्वल टू, या t समय में यह बिंदु b डैश तक पहुंचती है, ए डैश तक पहुंचती है। तो हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज करेंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय का। तो अगर हम चाल बराबर दूरी बटे समय की बात कर लें तो हमारे पास होता है चाल बराबर दूरी बटे समय, लेकिन हमको यहाँ पर दूरी निकालना है क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, कितना वो डिस्प्लेस हुई। तो हम यहाँ पर लिख देंगे दूरी बराबर चाल इंटू समय। इस फॉर्मूले का हम यूज करने वाले हैं। अब हमारे पास जो दूरी है वो क्या है, पहली वाली की बात करें तो दूरी है ए बी डैश, ए बी डैश। हम इस वाली तरंग की बात कर रहे हैं, ये ए बी डैश, और इसकी दूरी कितनी होगी, बी ए डैश। तो हम इसकी पहली वाली की बात कर रहे हैं, तो ए बी डैश, तो दूरी कितनी है आपकी, ए बी डैश इज इक्वल टू, चाल कितनी है, बी मान चुके हैं, और समय कितना है आपका, टी है। ये तो हमारी ए बी डैश की वैल्यू आ चुकी है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हम दूसरी वाली वैल्यू निकाल लेंगे। अच्छा, अभी हमने ये कहा कि ये वाली जो किरण है वो t इज इक्वल टू 0 समय में a तक पहुंच रही है, और ये वाली t इज इक्वल टू 0 समय में यहां तक पहुंच रही है। जैसे हमने यहाँ पर इससे पहले बताया था कि t बराबर 0 लिखेंगे, तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि पहली वाली किरण a तक पहुंच रही है और दूसरी वाली किरण b तक पहुंच रही है। लेकिन उसके आगे हमने ये भी कहा कि t बराबर, अगर समय t मान लेंगे तो हम ये सपोज कर रहे हैं कि जो पहली किरण है वो a से b की तरफ, b डैश की तरफ जा रही है, और ये वाली किरण b से a डैश की तरफ जा रही है। तो ये क्या हुआ, ये दूरी ट्रेवल कर रही है, क्या ट्रेवल कर रही है, ये यहां से लेकर यहां तक दूरी, यहां से लेकर यहां तक क्या ट्रेवल कर रही है, ये दूरी ट्रेवल कर रही है। तो जब दूरी ट्रेवल करेगी तो दूरी को हम लिखेंगे ए बी डैश, पहली वाली दूरी है, और समय तो वही लग रहा है टी, और चाल वही है क्योंकि किरण तो वही है, जितनी चाल से यहाँ पर टकराएगी उतनी चाल से ये वापस निकलेगी। जैसे गेंद का एग्जाम्पल दिया था अभी। उसके बाद में अगर हम बात कर लें इसी प्रकार जैसे प्रथम किरण के साथ हुआ है वैसे दूसरी वाली किरण के भी साथ होगा, तो हम लिखेंगे इसी प्रकार, तो इसी प्रकार अगर हम बात कर लें तो हमारी जो दूरी है, इसमें दूरी क्या है दूसरी वाली में, बी ए डैश, ठीक है, बी ए डैश लिख लो या ए बी डैश, ए डैश बी लिख लो, कोई फर्क नहीं है क्योंकि दोनों ही आना जरूरी है। तो हम लिख देते हैं बी ए डैश, मतलब ये किरण यहां से यहां तक पहुंच रही है और इसको समय लग रहा है टी, और इसकी चाल कितनी है टी, ठीक है। ये इक्वेशन 1 बना लो चाहो तो, इसको 2 बना लो इक्वेशन। अब एक काम कर लेते हैं, यहां पर हम एक त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज और है ए बी सी है, ए बी सी नहीं होगा, ए बी ए डैश होगा, ए बी ए डैश, ए बी ए डैश
तथा ए बी डैश ए डैश, यही होगा दूसरा त्रिभुज। ठीक है, तो दूसरा त्रिभुज है आपका ए बी डैश ए डैश बी। इट मीन्स हम दो त्रिभुज को सॉल्व कर रहे हैं। पहला त्रिभुज ये बन रहा है हमारा ए बी ए डैश, और दूसरा त्रिभुज ये बन रहा है ए बी डैश ए डैश। ये दो त्रिभुज बन रहे हैं। अब इन दो त्रिभुज में हम सॉल्व करने वाले हैं। तो ए बी ए डैश में देखेंगे तो इसमें क्या होगा, साइन का हम फॉर्मूला लगा रहे हैं, साइन आई। ये कोण आपका आई है, तो साइन आई इज इक्वल। अच्छा, अगर हम यहाँ पर बात कर लें, यहाँ हमारा 90 डिग्री है, ये क्या है 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने जो भी कोण कर्ण होता है वो क्या होता है, 90 डिग्री के कोण के सामने जो भी आर्म होगी, जो भुजा होगी, वो कर्ण कहलाएगी। और हमने ये क्यों बताया, इसलिए बताया क्योंकि साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लाल बटे कर्ण का पढ़ा होगा, है ना। तो ये है लंब और ये है कर्ण। अब इसमें देख लो, ये वाली जो लाइन, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं क्योंकि आई लिखा है ना, तो इस वाले एंगल की बात हो रही है। इसके सामने ये कर्ण है, तो कर्ण कौन सा है, ए डैश। सबसे पहले तो कर्ण लिख दो, कर्ण क्या है ए डैश। अब बात आती है आपकी लंब की। तो एक चीज याद रखना, कर्ण तो सामने से समझ आता है कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। उसके बाद में अगर दो लाइन तुमको नहीं पता हो कि आधार क्या होगी या लंब क्या होगी, तो क्या होगा, या तो ये लंब हो सकता है या तो ये लंब हो सकता है, यही होगा। तो सबसे छोटी भुजा आधार होती है, तो इन दोनों में सबसे छोटी भुजा तो यही है, तो ये क्या बन गई आधार, तो ये क्या बना, लंब बन गई। ठीक है, ये क्या है, लंब है। तो आप लिख दोगे बी ए डैश। क्या लिखोगे यहाँ पर, बी ए डैश। ये साइन आई की वैल्यू आ चुकी है, और बी ए डैश कुछ वैल्यू दे रखी है क्या कहीं भी, बी और ए डैश की हम वैल्यू निकाल चुके हैं। बी और ए डैश यहां से हम वैल्यू निकाल चुके हैं, बी ए डैश ये है, ठीक है। बी ए डैश ये वाली वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसी को हम आगे लिखते हैं। इसकी वैल्यू है हमारे पास में बी अपॉन में ए डैश, ठीक है। इसको इक्वेशन आपको थर्ड, वैसे इनका कोई यूज नहीं है, अगर चाहो तो इसको हटा सकते हो, इक्वेशन 1 इसको बना लो, और अगर इसको 1 2 बना दो तो इसको 3 बनाना पड़ता है, ठीक है। क्या देखना, अगर इसको 1 और इसको 2 बनाना तो इसको 3 बनाना पड़ेगा। इनका कोई यूज नहीं है, मतलब इक्वेशन का, इनका तो बहुत यूज है क्योंकि हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर इक्वेशन 1 डायरेक्ट बना दी। अभी हमने इस वाले त्रिभुज की बात की है, किसकी बात की है, ए बी ए डैश। अब हम बात करेंगे ए बी डैश ए डैश। तो अब इस त्रिभुज में देख लो, देखो ए बी डैश, ए यहाँ है, बी डैश यहाँ पर है, ए डैश यहाँ पर है। अब इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, साइन आर की वैल्यू फाइंड करना है यहाँ पर, है ना। तो साइन आर बराबर साइन ए बी डैश अपॉन ए डैश। ए बी डैश की वैल्यू है हमारे पास में बी टी अपॉन ए डैश। इसको इक्वेशन 2 बना लो। अभी हम यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में क्या है, तो समीकरण 1 में है साइन आई अपॉन साइन आर, यही है। और 1 में क्या है, वी टी अपॉन ए अपॉन वी टी अपॉन ए, यही है। सारा तो कैंसिल हो रहा है, तो बचेगा क्या, इससे ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ ये कैंसिल हो रहा है। तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन आई बराबर साइन आर। और आई एंगल कौन सा होता है, या तो इतना लिख दोगे, नहीं तो हम ये लिख देंगे कोण आई इज इक्वल टू कोण आर। और कोण आर क्या होता है, परावर्तन कोण आर, अपवर्तन कोण या आपतन कोण, आपतन कोण। तो आपतन कोण बराबर क्या होगा, परावर्तन। यही क्या है, परावर्तन की व्याख्या।
बस इतना आपको लिखना है, इतने में आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।